नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे हिंदू का मैनुअल स्क्वेंजिंग से संबंधित। दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से संबंधित। हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम हैं, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने यह रिकमेंड किया है कि उनको एमएलए की पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए क्योंकि उनके पास माइनिंग लाइसेंस है। जानेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो डिस्कस करेंगे राइट टू प्राइवेसी। पुट्टास्वामी जजमेंट को आए 5 साल पूरे हो गए। और सबसे लास्ट में ओस्पा। ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं ना, ये वैसे आर्टिकल्स हैं जो चलते रहते हैं, कुछ कुछ नया आता रहता है। ऐसा नहीं कि कोई पूरा ही नया इशू आ गया है। कई आर्टिकल्स ऐसे होते हैं कि ऑल टुगेदर नए सिरे से हमें बेसिक्स के साथ डिस्कस करना पड़ता है, जैसे पूरा इशू ही नया आ गया है। लेकिन ओस्पा का आर्टिकल तो हमने उस समय भी डिस्कस किया था, जब याद होगा आपको नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो स्पेशल फोर्सेस हैं उन्होंने गलती से एक व्हीकल पर फायरिंग कर दी थी और नागालैंड में सिविलियंस की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद राइट्स हो गए थे, जांच कमेटी बिठाई गई थी। काफ़ी सारे आर्टिकल्स उस समय आए थे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से संबंधित। लेकिन इस आर्टिकल में जो नए पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल सीवर में मर्डर से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अक्सर हम सुनते रहते हैं सारी जो ह्यूमन लाइफ्स है ना वो बहुमूल्य है, प्रीशियस है। लेकिन देखो, प्रैक्टिस में शायद कुछ इंसानों की जो जान है वो कम प्रीशियस है एज कंपेरिजन टू अदर। कौन है ये लोग जिनकी जान थोड़ी कम प्रीशियस है? वो लोग जो मैनुअली सीवर से ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी ह्यूमन वेस्ट को क्लीन करते हैं। देखो, ये बहुत खतरनाक काम है क्योंकि जैसे ही कोई पर्सन सीवर के अंदर एंटर करता है ना बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के, तो जान का खतरा है क्योंकि काफ़ी समय से सीवर खुला नहीं होता। हार्मफुल गैसेस जो हैं वो जमा हो जाती हैं सीवर के अंदर, और एकदम से कोई इंसान सीवर के अंदर जाता है तो साफ हवा में सांस नहीं ले पाता, हार्मफुल गैसेस को इनहेल करता है, जान जा सकती है। और आंकड़े ऐसे हैं, सीवर में क्लीनिंग के लिए जाने से हर साल हंड्रेड्स जो वर्कर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। और देखो, ये ह्यूमन डिग्निटी के भी अगेंस्ट है, डिग्निटी ऑफ लेबर के भी अगेंस्ट है कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान का जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो क्लीन करने के लिए सीवर में जाता है। और उससे भी ज़्यादा ये देखो, तब की बात है, आज एक इंसान अपने आप पे गर्व महसूस करता है कि उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर लिया है, रोबोट्स डेवलप कर लिए हैं। लेकिन इतनी इक्विपमेंट्स और मशीन्स होने के बावजूद इंसान मैनुअली अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा को साफ कर रहा है ना, तो ये ग्रोस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। 2013 में एक्ट भी आया था, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। एक्ट तो आ गया, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अब रूल्स भी चाहिए। जैसे देखो, मैं आपको फर्क बताता हूं, एक्ट और रूल्स के बीच में क्या फर्क है। एक्ट तो ना एक ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है। जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट से एक एक्ट बन गया कि आपको यानी सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स को डेली बेसिस पे 8 घंटे पढ़ना है, तो ये एक्ट हो गया। अब आप इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाओगे कि 8 घंटे में मैं 1 घंटे पॉलिटी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, 2 घंटे ज्योग्राफी, 1 घंटा इकोनॉमिक्स, ऐसे। मतलब पार्लियामेंट ने तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बना दिया कि 8 घंटे आपको पढ़ना है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स आप बना रहे हो। उसी प्रकार से होता है, बहुत बार ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए एक्ट के द्वारा, और फिर फर्दर स्टेट गवर्नमेंट्स उसे इंप्लीमेंट करने के लिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसे इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाती हैं। अब तमिलनाडु ने 2013 के इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स बनाए हैं ना वो इस प्रकार से हैं। वैसे तो देखो, जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है ना, यानी मैनुअली ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्लीन करना, इस पर टोटली बैन है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में जहां मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, मान लीजिए सीवर रुक गया, वहां पे मशीन्स भी डिप्लॉय नहीं की जा सकती, तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन अनिवार्य है वहां पर मैनुअल स्क्वेंजिंग को अलाउ किया जा सकता है। लेकिन वैलिड रीजंस बताने होंगे जब ये प्रोसेस मैनुअली स्टार्ट हो सके। जब रीजंस बताओगे तभी मैनुअल स्क्वेंजिंग को अलाउ किया जा सकता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में। लेकिन कोई इंसान जाएगा सीवर के अंदर तो पूरे प्रोटेक्टिव गियर के साथ जाएगा, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के साथ जाएगा। जैसे कि देखो, एयरलाइन ब्रीदिंग apparatus,
एयरलाइन रिस्पायरेटर, एयर प्यूरिफायर, गैस मास्क, डिवाइस फॉर आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, मास्क और सबसे लास्ट में ब्रीदिंग एपरेटस। इसके साथ साथ क्लोरीन मास्क, इमरजेंसी मेडिकल ऑक्सीजन रिससिटेटर। ये जो इमरजेंसी मेडिकल ऑक्सीजन रिससिटेटर किट होती है ना, इसमें क्या होता है, जैसे कोई पर्सन बेहोश हो गया तो उसको एकदम से ना होश में लाया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है ताकि डेथ होने से बचाया जा सके। गैस मॉनिटर फॉर गैसेस, हाइड्रोलिक डिवाइसेस और फर्स्ट एड, ये सब भी एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे मौके पर ताकि कोई अनहोनी होने से प्रिवेंट किया जा सके। लेकिन देखो, ये लिस्ट जो है सिर्फ इन डिवाइसेस तक सीमित नहीं है। इक्विपमेंट्स का रेगुलर मेंटेनेंस की बात कही गई है और बोला गया है जो भी वर्कर सीवर के अंदर जाएगा ना, पहले ये सारे सेफ्टी गियर पहनेगा तभी वो नीचे जा सकता है, अदरवाइज नहीं। देखो, ये जो प्रैक्टिस है ना मैनुअल स्क्वेंजिंग की, ये पूरी तरह से खत्म तो आगे भी नहीं होने वाली है, लेकिन जब तक ये प्रैक्टिस एग्जिस्ट करेगी ना, तो हमेशा ये जो कंसर्न्स है ना आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कंसर्न्स हमारे सामने आते रहेंगे कि देश के सभी सिटीजन्स की ह्यूमन ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ये जो काम है ना डिग्निटी के अगेंस्ट है, और जैसा शुरुआत में भी डिस्कस किया, बहुत से वर्कर्स की तो डेथ हो जाती है। हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन सरकार ने जो माना है ना, सरकार ने जितनी डेथ्स को एक्नॉलेज किया है वो आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। 1993 से लेकर अभी तक 971 वर्कर्स की डेथ हो चुकी है सीवर में जाने के कारण। इसीलिए 2013 में एक्ट बना था मैनुअल स्क्वेंजिंग को रोकने के लिए, और तमिलनाडु में तो देखो ये डेथ्स सबसे ज्यादा हुई हैं। अब तमिलनाडु ने रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं 2013 के मैनुअल स्क्वेंजिंग के एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। अच्छी चीज है, क्योंकि अगर देखो वर्कर्स पूरे सेफ्टी गियर के साथ नीचे जाते हैं ना, तो फिर डेथ्स को प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि मेन रीजन जो है ना इन डेथ्स का वो जहरीली गैसेस ही हैं। तो कोई ये सारी इक्विपमेंट्स लेके जाएगा, सेफ्टी गियर के साथ जाएगा, तो डेथ को तो प्रिवेंट किया जा सकता है। ये सारे जो रूल्स हैं तमिलनाडु सरकार लेके आई है, इन्हें अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए, और प्रयास होने चाहिए ऑलरेडी जो स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं उनके अंदर उन वर्कर्स की फैमिलीज को जिनकी डेथ हो गई है सीवर में जाने के कारण, उन्हें एडुकेटली यानी पर्याप्त मात्रा में कंपनसेट किया जाए, और अगर वो चाहते हैं इस प्रोफेशन को छोड़ना तो भी उनके लिए प्रोविजंस किया जाए। आमतौर पे एक दिक्कत ये आती है, बहुत से मैनुअल स्क्वेंजर्स ये कहते हैं भैया हम तो ये काम छोड़ना चाहते हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं और काम नहीं मिलता, तो रोजी रोटी के लिए हमें ये काम मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो सरकार को अल्टरनेटिव प्रोफेशन जनरेट करना होगा इन वर्कर्स के लिए, तब जाके ये जो काम है ना पूरी तरह से बंद होगा। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 2 का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से संबंधित है। ये देखो इसलिए सुर्खियों में आया है क्योंकि हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम है ना, उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है कि उनको एमएलए की पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास ना माइनिंग लाइसेंस है और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट क्या है? देखो एमपीज और एमएलएज ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर होते हैं, यानी एमएलए जो हैं वो असेंबली का पार्ट है और पार्लियामेंट का पार्ट है एमपी। इनका काम होता है सरकार की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना। लेकिन मान लीजिए ये एमपी और एमएलए किसी ऐसे ऑफिस को होल्ड कर लेते हैं, मतलब किसी ऐसे ऑफिस को ज्वाइन कर लेते हैं जो डायरेक्टली सरकार के इन्फ्लुएंस में है। इन्फ्लुएंस का मतलब आगे आएगा, वैसे मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए किसी एमएलए ने ऐसी पोस्ट को ज्वाइन कर लिया जिससे पैसा सरकार की तरफ से आता है, तो फिर देखो वो सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स कर सकेगा ना, क्योंकि उसने ऐसी पोस्ट को ज्वाइन कर लिया है जिससे पैसा सरकार की तरफ से आता है। वो सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकेगा, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर सकेगा, सरकार के इन्फ्लुएंस में वो आ जाएगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को वो ठीक से निभा नहीं सकेगा, सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकेगा। तो इसलिए एक इलेक्टेड मेंबर की ड्यूटीज और इंटरेस्ट में ना किसी प्रकार का कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है ना, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए है कि एमएलए एमपी अपना काम करेंगे, उनका काम है कानून बनाना, उनका काम है सरकार की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए, अच्छा जो मिनिस्टर हैं, कोई होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, क्या ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आते हैं? नहीं, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आते हैं, इनको एग्जम्पशंस मिली हुई है।
क्योंकि अब ये सरकार में शामिल हो चुके हैं डायरेक्टली, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आते हैं। वैसे ना संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है क्लियरली कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट की काफी सारी जजमेंट्स आई हैं, तो उससे ये क्लियर हो चुका है ये पूरा कंसेप्ट है क्या। ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती है ना, तो फिर वो पोस्ट जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आती हैं। जैसे मान लीजिए किसी ऐसी पोस्ट को एमएलए या फिर एमपी ने ज्वाइन किया है जिसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी सरकार है, सरकार के पास पावर है अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट करने की, सरकार ये तय करती है कि पैसा कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, और सोर्स क्या है रीनमरेशन का, पैसा सरकार की तरफ से मिल रहा है या फिर कहीं और से, और क्या उस पोस्ट से पावर मिलती है एमएलए या फिर एमपी को। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है ना, तो फिर वो पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आएगी। मतलब कि ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि पोस्ट जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आएगी या फिर नहीं आएगी। अब संविधान क्या बोलता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में? अंडर आर्टिकल 102 सेक्शन 1, आर्टिकल 191 सेक्शन 1, इन दोनों आर्टिकल्स में ये बोला जाता है एमपी या फिर एमएलए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर है, अगर एग्जाम्पशन मिली हुई है तो फिर एमएलए या फिर एमपी उस ऑफिस को ज्वाइन कर सकता है। जैसे मिनिस्टर हैं, इन सबको ना एग्जाम्पशन मिली हुई है, इन पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लागू नहीं होता है। तो ये हमने बेसिक्स डिस्कस कर लिए। अब जानते हैं हुआ क्या है। हुआ देखो ये है, झारखंड के जो सीएम है ना हेमंत सोरेन, उनको ना उनके पास में एक माइनिंग लाइसेंस था, तो ना आरोप लगे थे कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आता है क्योंकि माइनिंग लाइसेंस जो है वो सरकार की तरफ से मिलता है। तो मामला गया था इलेक्शन कमीशन के पास में। इलेक्शन कमीशन ने अब ये रिकमेंड किया है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को एमएलए की पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए क्योंकि उनके पास माइनिंग लाइसेंस है और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आता है। अब बात समझ गए ना, इलेक्शन कमीशन ने क्या सोचा? इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि सरकार ने लाइसेंस दिया है, सरकार चाहे तो उस लाइसेंस को रद्द कर सकती है, तो इसलिए ये जो लाइसेंस है ना ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आता है। बट देखो, अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ने ये रेकमेंड कर दिया गवर्नर को, अब अंतिम फैसला गवर्नर को करना है, गवर्नर क्या वास्तव में हेमंत सोरेन को डिस्क्वालीफाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अगर कर दिया तो हेमंत सोरेन के पास मौका होगा जाने का दोबारा हाई कोर्ट में और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। सरकार नहीं गिरेगी क्योंकि मान लीजिए वो एमएलए नहीं भी रहते हैं तो आपको पता है कोई पर्सन सीएम के पोस्ट पर रह सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे इलेक्शन लड़ना होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें अपनी सीएम की पोस्ट से इस्तीफा देना होगा। तो ये हमने पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। यूपीएससी का फेवरेट है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है मेंस में भी और प्री में भी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पुट्टास्वामी केस की जजमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो 2017 में जस्टिस के एस पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 9 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने यह फैसला सुनाया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो आज के बाद से फंडामेंटल राइट है और ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। उस समय उम्मीद ये की गई थी कि अब सरकार ज़्यादा संजीदा होगी राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और कानून आएगा जल्द से जल्द, विभिन्न कंपनीज भी कस्टमर्स के डेटा को मिसयूज नहीं करेगी, ये सब सोचा गया था। क्या ये हुआ? आंसर है नो। सरकार ने देखो प्रयास तो किए प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कानून बनाया जाए, बिल भी आया 2-3 बार, लेकिन अभी तक कानून नहीं बन सका है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 ये सरकार ने वापस ले लिया है और कारण दिया है कि हम फिर से एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लेके आएंगे। आज भी देखो जो कंपनीज है ना वो कंज्यूमर्स के डेटा को मिसयूज करती हैं उनके कंसेंट के बिना। हालात तो ये तक आ गए हैं, इवन अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी डेटा खुलेआम बिकने लगता है। मतलब कई बार आप देखोगे अमेजोन पे एडवर्टाइजमेंट दी गई होगी कि 1 लाख लोगों का डेटा लीजिए, 10 लाख लोगों का डेटा लीजिए। ये हालात आ गए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है क्योंकि देखो कोई कानून नहीं है, इसलिए डेटा की चोरी ना हमारे देश में रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर सरकार एक एग्जाम्पल सेट करे, अगर कानून से डेटरेंस पैदा होती, डर पैदा होता, तो फिर खुले आम ये डेटा को बेचना, डेटा की चोरी करना, ये सब घटनाएं शायद ना होती। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या आपने ये चीज़ कभी नोटिस की है? आपके पास किसी कोचिंग सेंटर का मैसेज आता है मोबाइल में
और आपको ये लगता है कि मैंने इस कोचिंग सेंटर का कभी भी कुछ भी नहीं ज्वाइन किया, ना मैंने फ्री टेस्ट लिया, उनकी वेबसाइट तक मैं नहीं गया या फिर गई, बावजूद इसके इस कोचिंग सेंटर के मेरे पास मैसेज कैसे आ सकते हैं? वो इसीलिए आ सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से उस कोचिंग सेंटर ने आपका जो डेटा है वो कलेक्ट किया है, चाहे पैसों की बदौलत या फिर कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी, एक हाथ दे एक हाथ ले। अब देखो, चूंकि डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कानून है ही नहीं, जैसा 2017 की जजमेंट से पहले चल रहा था वैसा ही अब चल रहा है, तो देश की जनता जो है वल्नरेबल है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्कैम्स के अगेंस्ट, फिशिंग अटैक्स के अगेंस्ट। डेली बेसिस पर ऐसी खबरें आती रहती हैं। चूंकि हैकर्स के पास पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है तो वो आसानी से फिशिंग अटैक, फाइनेंशियल स्कैम्स और दूसरी हार्मफुल एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकते हैं। यहां पे देखो एक और एंगल आता है। आम जनता को तो खतरा किससे है? साइबर क्रिमिनल से है, हार्मफुल सोसाइटी में जो एलिमेंट्स हैं ना, असामाजिक तत्व हैं, उनसे हैं। लेकिन कुछ अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको तो खतरा इवन सरकार से भी है। जैसे देखो, पेगासस जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है वो सरकार ने परचेज किया था इजराइल से 2017 में। $2 बिलियन की डील हुई थी टोटल, जिसमें वेपन्स सरकार ने परचेज किए थे और उस डील का पार्ट था ये पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। एक तरफ देखो सरकार पर आरोप लग रहे हैं खुद जासूसी करवाने के, दूसरी तरफ अगर कोई सिटीजन वीपीएन का यूज करना चाहे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन सॉफ्टवेयर अगर आप खरीदते हो ना, डाउनलोड करके यूज करते हो, तो ना इससे आप अपनी ऑनलाइन जो आइडेंटिटी है ना उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने आईपी एड्रेस को हाइड कर सकते हो, छुपा सकते हो। लेकिन सरकार ने ना इसके इस्तेमाल पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। सरकार ने वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स को यह कहा कि अगर कोई देश का नागरिक वीपीएन सर्विस आपसे परचेज करता है तो आप सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करिए कि कौन वीपीएन की सर्विस आपसे परचेज कर रहा है, उसकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन। जो पर्सनल इंफॉर्मेशन सरकार ने वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स को कलेक्ट करने को कहा है वो इस प्रकार से हैं: फुल नेम, फोन नंबर, होम एड्रेस, दूसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन। इतना तो देखो, ये वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स ना किसी देश में इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करते हैं। लेकिन इंडिया में सरकार ने वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स को बोला है कि कोई नागरिक अगर आपसे सर्विस परचेज करता है तो ये सारी इंफॉर्मेशन पूछिए, ये भी पूछिए कि क्यों आप वीपीएन यूज करना चाहते हो। अगर सरकार से पूछा जाए कि सरकार ये सब क्यों कर रही है, सरकार एक ही बात बोलती है, नेशनल सिक्योरिटी। इस पूरे एनालिसिस के बाद लास्ट में देखो यही कहा जा सकता है, 2017 में जो पुट्टास्वामी जजमेंट आई थी ना, ये जजमेंट इंश्योर करने में कामयाब नहीं रही कि लोगों की जो प्राइवेसी है वो प्रोटेक्ट हो। जजमेंट के बाद सरकार ने अभी तक कानून नहीं बनाया है, तो इस जजमेंट के बारे में हम बोलेंगे कि एक मौका सुप्रीम कोर्ट ने खो दिया हमारे देश में जनता की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का, और सरकार की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने से चूक गया सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में सरकार खुद ही कई बार अपनी पावर का मिसयूज करती है, तो उसको रोकने के लिए भी जुडिशरी ने कुछ नहीं किया है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। पुट्टास्वामी केस की जजमेंट को आए 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस बारे में चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ओस्पा से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, इस साल के शुरुआत में ना असम में पीस, यूनिटी एंड डेवलपमेंट नाम से एक रैली आयोजित हुई थी असम के कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में। और इस रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर जो एक्ट है नॉर्थ ईस्ट में, इसे पूरी तरह से हटा दिया जाए। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक निर्णय भी लिया जिसके तहत असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर के कुछ एरिया से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटा दिया गया। देखो, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ये ब्रिटिश सरकार की देन है। 1942 में सबसे पहले आया था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1942 के नाम से। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ये ऑर्डिनेंस लेके आई थी, लेकिन आज़ाद भारत में अलग नाम से बल्कि ज़्यादा ड्रैकोनियन हो गया ये एक्ट बन गया और ज़्यादा पावर्स भी मिल गई। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटिश सरकार के दौरान जब ये ऑर्डिनेंस था ना, तो उसमें यह कहा गया था कोई ऑफिसर जिसकी रैंक या तो कैप्टन है या फिर कैप्टन से ऊपर की रैंक का है, वो किसी के ऊपर ना शक के आधार पर फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, गोली चला सकता है जैसे। लेकिन हमारे देश में आज़ाद भारत में जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 है ना, इसमें तो प्रोविजन ये किया गया है कि इवन नॉन कमीशन्ड ऑफिसर जैसे लांस नायक, हवलदार, ये भी शक के आधार पर किसी के ऊपर गोली चला सकते हैं, फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और उनका कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट के। तो मतलब ब्रिटिश सरकार के दौरान जो ऑर्डिनेंस था ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है ये आज़ाद भारत का आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। प्रोविजंस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि शक के आधार पर किसी की भी तलाशी ली जा सकती है, किसी के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कंसेंट नहीं देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अक्सर कंसेंट रोक देती है और कार्रवाई नहीं होने देती। तो राइटर कहते हैं देखो, कोई भी नागरिक नहीं चाहेगा कि हम उठें तो हमारे आसपास वर्दी वाले जवान दिखें। हालांकि देखो इसका दूसरा तर्क भी है, सरकार भी कोई खुश थोड़ी ना है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा के। मतलब सरकार थोड़ी ना चाहती है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो तैनात हो सिविलियन एरियाज में। दोनों पक्ष के जो व्यूज हैं ना, कुछ हद तक देखो जेन्युइन हैं। डिफेंस फोर्सेस की मजबूरी है कि इंसर्जेंसी है, तभी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है ताकि इंसर्जेंसी को खत्म किया जा सके। लेकिन आम नागरिक कहते हैं हमारी क्या गलती है, इंसर्जेंसी है हम मानते हैं, लेकिन हमारी तो कोई गलती नहीं है। बाकी देश के नागरिकों को जो लिबर्टी का कानून मिला है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिबर्टी का, हमारे पास वो नहीं है। हमारे ऊपर इस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के कारण काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। खैर, इसके बाद राइटर नागा इंसर्जेंसी को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। आज़ादी के बाद से ही नागा डोमिनेटेड एरियाज में इंसर्जेंसी चल रही है। 1975 में शिलोंग एग्रीमेंट हुआ, अच्छी चीज़ थी। फिजो जो इंसर्जेंट्स के लीडर थे उन्होंने सरकार के साथ समझौता कर लिया, लेकिन जैसा हर जगह होता है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग समझौते से नाराज थे, जैसे इसक मुइवा। इन्होंने अलग ऑर्गेनाइजेशन बनवा ली, NSCN, नागा सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, सॉरी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसक मुइवा। दोनों ने अलग अलग, शुरू में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, बाद में दोनों ने अलायंस कर लिया, यानी मिल के काम करने लगे। 2015 में इन्होंने भी सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया था, सीज फायर एग्रीमेंट। उसके बाद से अभी तक फाइनल एग्रीमेंट के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन समझौता नहीं हो सका है सरकार के बीच और NSCN इसक मुइवा के बीच में। इसी बीच देखो इसक जो है इनकी डेथ भी हो चुकी है। तो राइटर ये कहना चाहते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के क्या रिपरकशंस हैं वो आप भी देखिए। नागालैंड में मोन डिस्ट्रिक्ट में घटना हुई थी जिसमें स्पेशल फोर्सेस ने ना एक व्हीकल पे गोली चला दी थी गलती से, जिसमें सिविलियंस की जान चली गई। बाद में दंगे हुए, एक असम राइफल्स के जवान की भी डेथ हो गई और काफ़ी सिविलियंस उसमें मारे गए थे। सिविलियंस की टोल रही 17। जांच की गई नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, दोषी ठहराया गया स्पेशल फोर्सेस को जिन्होंने गलती से गोली चलाई थी एक व्हीकल पर और नागरिकों की डेथ हो गई थी। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ना रोक लगा दी है कि जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके खिलाफ अभी फिलहाल के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती, जिन्होंने बाय मिस्टेक गोलियां चलाई थी सिविलियंस के व्हीकल पर और जान चली गई थी। इससे पहले भी देखो एक्स्ट्रा एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन मणिपुर, इन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी 2012 में और मांग की थी कि 1528 जो केसेस हैं ना एलिजिडली फेक एनकाउंटर के, मतलब आरोप लगता है कि ये एनकाउंटर फेक थे, 1528 ऐसे केसेस, इनकी ना सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो कोर्ट ने कंक्लूड किया कि जो आरोप लगाए हैं ना एसोसिएशन ने वो काफ़ी सीरियस हैं और सरकार को आदेश दिया कि इन एनकाउंटर्स की जांच करवाई जाए सीरियस ढंग से। इसके अलावा देखो मणिपुर की एक काफ़ी फेमस महिला है इरोम शर्मिला, इन्होंने ना 16 साल तक फास्ट रखा था स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटवाने के लिए, लेकिन 16 साल बाद इन्होंने अपने फास्ट को तोड़ दिया। तो नॉर्थ ईस्ट के लोग काफ़ी नाराज हो गए थे इनसे कि आपने फास्ट क्यों तोड़ा। तो अब जाके जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मणिपुर, असम, नागालैंड के कुछ एरिया से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को रिमूव किया, तो इन्होंने इरोम शर्मिला ने कहा देखो ये लंबे संघर्ष की जीत हुई है। इवन जस्टिस BP जीवन रेड्डी कमीशन ने भी यही रिकमेंड किया था 2005 में कि ओस्पा को हटा लिया जाए, और लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 को अमेंड कर दिया जाए ओस्पा के लिए। मतलब जिस पर्पज़ के लिए ओस्पा लाया गया है ना, उस पर्पज़ के लिए इस एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया जाए। कहने का मतलब जो प्रोविजंस ओस्पा में है वो इस एक्ट में डाल दिए जाएं। फिर फ़ायदा क्या हुआ। इवन पी चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर थे वो भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को विड्रॉ करना चाहते थे पूरी तरह से, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने रोक दिया था उन्हें। अभी भी जो तीनों फोर्सेस हैं ना उनकी तरफ से ये चैलेंज आता है, वो मना करते हैं कि आप आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को मत हटाइए।
तो देखो, अगर जिस दिन आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नॉर्थ ईस्ट से हटेगा ना, तो ये देश के डेमोक्रेसी की जीत होगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।